गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं चंद्रग्रहण से लूटती बैर, है ना। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब से क्षितिज से चंद्रग्रहण से लूटती बैर। इसमें सबसे पहले हमने केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और कविता का परिचय पढ़ चुके हैं, चूँकि बड़ी कविता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेज नंबर 119 से। देख आया चंद्रग्रहण देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला एक बीते के बराबर। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास से मिलकर उगी है बीच में अलसी पास से मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। देह की पतली कमर है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ा रखा है ना। अब यहाँ पर चने का वर्णन किया गया है ना। चने जो खेत से निकल रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा था कि देख आया चंद्रग्रहण। वो कह रहा है कि मैं उस गांव को देख आया, उस जगह को देख आया। चंद्रग्रहण जगह का नाम है। देखता हूँ दृश्य अब मैं, है ना। अब उस दृश्य को देखता हूँ जब मैं उस गांव से निकल रहा था। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, मैं इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ और उस दृश्य को देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, एक बीते के बराबर चने का साइज बता रहे कि इतना चना होता है जब वो पकने की स्थिति में आ जाता है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा का मतलब होता है पगड़ी, है ना। मुरेठा का मतलब होता है पगड़ी, ये उत्तर प्रदेश की भाषा है। तो वो कह रहे हैं कि यह हरा ठिगना चना मतलब चने का साइज छोटा है, एक बीते के बराबर है। बांधे मुरेठा शीश पर, छोटी गुलाबी फूल का, है ना। अब पगड़ी किस तरह की बांधी उसने? गुलाबी रंग की पगड़ी नहीं बांधी है, लेकिन जो उसका फूल है, जब वो चना पकने लग जाता है तो उसका शीश इस तरह से, उसकी पत्तियां इस तरह झुक जाती है और उसका फूल जो होता है वो फूल ऊपर होता है और वो गुलाबी रंग का होता है और वो इस तरह से लगता है जैसे कुछ चने ने पगड़ी बांध के रखी हुई हो, है ना। तो यहाँ पर चने के फूल को पगड़ी की उपमा दी है। ध्यान रखना बेटा, इसको पूछा जाएगा। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास से मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, है ना। अब अलसी हटीली क्यों कहा है? क्योंकि अलसी एक ऐसा बीज है, एक ऐसी फसल है, उसको आप जहाँ पर बो दोगे वो वहाँ उग जाती है ना। किसी भी फसल के साथ उसको बो सकते हो, चने के साथ बो सकते हो, मटर के साथ बो सकते हो, गेहूं के साथ बो सकते हो, उसको सरसों के साथ बो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उसको हटीली कहा है क्योंकि वो हट पूर्वक वहाँ पर जमी हुई है। देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, है ना। अब देह की, अब अलसी के बारे में बता कि अलसी भी जो है वो पतली सी है ना। उसका पौधा भी पतला सा आता है। कमर है लचीली, उसकी कमर भी लचीली है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब अलसी का फूल कैसा होता है? नीले रंग का, और चने का फूल कैसा? गुलाबी रंग का। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, अलसी का भी फूल जो है उसके सिर पर चढ़ गया है, वो भी नीले रंग का है। पेज पलटते हैं, पेज नंबर 120 पर। कर रही जो छुए यूं कर रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी। अब अलसी क्या बोल रही है ना। कभी उसी बात को समझ पा रहा है कि कर रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। अब अलसी कह रही है कि भैया जो उसको छू ले मैं उसको अपना हृदय दे दूं, मैं उससे रिश्ते में बंध जाऊं, है ना। और सरसों की न पूछो, है ना। अब चने को छोड़ करके, अलसी को छोड़ करके, दोनों को छोड़ करके किस पे आ रहा है? सरसों पर आ रहा है। अब सरसों की बात कर रहा है कवि। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, है ना। अब वो कह रहे हैं कि सरसों की मत पूछिए, सरसों के तो हाथ पीले हो गए। अब ध्यान ये देना कि सरसों की फसल कैसी होती है? सरसों की फसल पीली होती है, उसका फूल पीला होता है, सरसों का फूल पीला होता है, इसलिए उसको कहा है कि उसके हाथ पीले हो गए हैं। हाथ पीले का मतलब क्या होता है? जब हमारे यहाँ ब्याह की रीति रिवाज होती है, जब ब्याह होता है तो हल्दी लगाई जाती है और हाथ पीले करना बोलते हैं। किसी का ब्याह करना मतलब
हाथ पीले करना, एक मुहावरा भी होता है कि हाथ पीले करना मतलब शादी कर देना, ठीक है। हाथ पीले करना का मतलब होता है शादी करना, शादी की उम्र हो चुकी है। तो सरसों की उम्र भी अब ब्याह लायक हो गई है, मतलब अब उसमें फसल पकने लायक हो गई है, वो उसकी उम्र हो चुकी है फसल लायक। तो क्या कहा है कि और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। वो ब्याह के मंडप में पधार चुकी है, मतलब उसकी उम्र हो चुकी है। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं, स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है ना। अब वो कह रहा है कि फागुन मास में, चैत्र मास के बाद में फागुन मास, मतलब जहाँ पर फसल कटने का समय आ जाता है ना। तो फाग गाता फागुन, फागुन के महीने में फाग गाए जाते हैं। फाग क्या होता है? होली के समय में गाए जाने वाले गीत को फाग कहते हैं। अब होली कब आती है? फागुन के महीने में, है ना। ये पूरे ऋतुओं का संबंध होता है, त्योहारों से भी, फसलों से भी, है ना। जो हमारे आधुनिक समय में बनाए गए थे, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए गए थे कि फागुन के महीने में होली मनाई जाती है और होली के समय में फाग के गीत गाए जाते हैं और फागुन के महीने में ही फसलें पककर तैयार होती है। तो कहा है कि ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है जैसे आज, है ना। कि अब फागुन का महीना फाग गाते हुए आ गया है और सरसों जो है मंडप में बैठी हुई है, शादी के मंडप में बैठी हुई है, शादी की उम्र उसकी हो चुकी है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर का मतलब होता है जहाँ पर वर वधु स्वयं को चुनते हों, वो होता है स्वयंवर। तो फसलें भी अब एक दूसरे को चुनने के लिए तैयार हो चुकी है, उनकी उम्र हो चुकी है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुराग मतलब स्नेह प्रेम, है ना, वो हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर। पोखर का मतलब है तालाब, है ना। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है ना। प्रेम की भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ है ना। वहाँ पर प्रेम उपजता है, मतलब फसलों के माध्यम से प्रेम की बात की गई है। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। इस पूरी कविता में मानवीकरण किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि चना का पौधा कभी सहरा नहीं बांधता। सहरा पगड़ी कौन बांधता है? मनुष्य बांधता है ना। लेकिन चने को वहाँ पर चने को उपमा दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में सरसों कभी हाथ पीले नहीं करती। हाथ पीले किसके होते हैं? मनुष्य के होते हैं, है ना। शादी मनुष्य की होती है, लेकिन यहाँ पर सरसों में भी मानवीकरण किया गया है। हटीली कौन होता है? हट कौन पालता है? मनुष्य पालता है, लेकिन अलसी को भी हटीली का है, यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। मंडप में कौन पधारता है ना। फाग गाता फागुन, फाग कौन गाता है? गाना कौन गाता है? मनुष्य गाता है, लेकिन यहाँ पर फागुन को फाग गाते हुए बताया, मतलब त्योहारों पर भी उन्होंने या महीनों पर भी उन्होंने मानवीकरण किया है। देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर किसका होता है? मनुष्य का होता है, लेकिन यहाँ पर फसलों का स्वयंवर किया गया है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार किया गया है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है ना। व्यापार की दृष्टि से यदि हम देखें, फसलों का व्यापार होता है, फसलों को बेचा जाता है, लेकिन उस व्यापार से दूर हट करके प्रेम की उपजाऊ भूमि, फसलें अभी जमीन में लगी हुई है, फसलें कटी नहीं है, उनका व्यापार नहीं किया, लेकिन उनमें प्रेम है, उनमें स्नेह है, उनमें स्निग्ध है। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही है इसमें लहरिया, नील तल में जो उगी है घास पूरी ले रही वह भी लहरिया। अब कभी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तालाब है ना। तो वो तालाब की बात करें, पोखर की बात कर रहे हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे पैर तले एक तालाब भी है, वहाँ पर लहरें जो है वो लहर ले रही हैं और लहरों के बीच में एक घास भी उगी हुई है, वो भी लहर ले रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही है वह भी लहरिया। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंखों का है चमकाता है। कई पत्थर किनारे पीर है चुपचाप पानी प्यास बुझाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में खेत, देखते हैं मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब वहाँ पर उन्होंने तालाब का भी वर्णन किया गया है कि मैं तालाब के किनारे बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर लहर चल रही है और उस लहर में एक घास भी उगी हुई है और एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा
चांदी का बड़ा सा गोल खंभा क्यों कहा है? क्योंकि तालाब में जो ऊपर सूर्य है उस सूर्य की किरणें सीधी उस पर पड़ रही है, तो पड़ने से ऐसा लग रहा है कि गोल खंभा उसमें टिका हुआ है। आंख को है चमकाता, मतलब उसमें जब आप आंख डालोगे तो चमक आती है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। उस तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो चुपचाप पानी पी रहे। अब पानी कौन पीता है? मनुष्य पीता है, ठीक है, लेकिन पत्थर तो पानी पीता नहीं। यहाँ भी मानवीकरण अलंकार किया गया है कि वो भी पानी पी रहे हैं, पत्थर पानी पी रहे हैं, पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। प्यास कब बुझेगी पत्थरों की, फिर भी वो पानी पी रहे। अब कहा है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, है ना। अब बगुला भी उस तालाब में खड़ा हुआ है, चुपचाप खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चंचल, मीन का मतलब होता है मछली, है ना। बगुला जो है मछली खाता है, तो वो उस तालाब से मछलियों को चुन चुन करके खाता है। तो वो कहता है कि देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब बगुला जो है वो पूरे ध्यान में है, मछली के ध्यान में कि मछली कब आएगी और कब मैं उसको पकड़ूं। जैसे ही कोई मछली आती है चंचल करते हुए, हिलती हुई आती है, लहर खाते हुए आती है, वो अपने ध्यान को तोड़ करके उस मछली को अपनी चोंच में दबा लेता है। ठीक है, तो इस कविता को हम आज यहीं पर विराम देते हैं। इसका पेज नंबर 121 से कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कविता को पढ़िए और ध्यान से समझिए। ठीक है, थैंक यू।